हेलो सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? क्या हालचाल है जी आप लोगों के? आई होप आपकी जनवरी 25 के लिए तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। माई सेल्फ वरुण जैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, फैकल्टी ऑफ सीए इंटर एडवांस अकाउंटिंग। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एबीसी एनालिसिस ऑफ पेपर वन एडवांस अकाउंटिंग। एक स्ट्रेटजी बताऊंगा मैं आप लोगों के लिए कि जनवरी 25 के लिए हमें तैयारी किस तरीके से करनी है। नाउ जो हमारे पास लगभग 1.5 महीने के आसपास जो टाइम रह गया है, हम कितनी रिवीजन कर सकते हैं, क्या टॉपिक की प्रेफरेंस रखे। एडवांस अकाउंट अब एक लेंथी सब्जेक्ट है, तो हम किसको इसको कैसे हम इसको अच्छे से कवर करके चल सकते हैं। तो पूरी डिटेल डिस्कशन मिलेगी। वीडियो को पूरी एंड तक देखना, बीच में बिल्कुल भी मत जाना। वीडियो पूरी एंड तक देखना। पेन पेपर लेकर बैठ सकते हो, नहीं तो मैं आपको एक पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। पेन पेपर फिर भी ले लेना, कुछ मैं आपको प्लान बताऊंगा वो आपको नोट डाउन करना है। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आइए जी, ये कुछ हमारी स्ट्रेटजी है, ये कुछ हमारा प्लान है, एबीसी एनालिसिस है फॉर जनवरी 25 अटेम्प्ट। जनवरी 25 के लिए कुछ आपका एबीसी एनालिसिस है ऑफ पेपर वन एडवांस अकाउंटिंग, दिस वन। इसमें अभी दो ही अटेम्प्ट हुए हैं न्यू कोर्स के, एक तो मई 24 और एक हुआ है सितंबर 24। देखो मई 24 में एमसीक्यूज के बारे में तो अवेलेबल इंफॉर्मेशन थी नहीं, डिस्क्रिप्टिव पार्ट की अवेलेबल थी। सितंबर में एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव दोनों की अवेलेबल है, तो मैंने टॉपिक वाइज आपको बता दिया है कि कौन सा टॉपिक किस अटेम्प्ट में कितने मार्क्स का है, एमसीक्यू भी डिस्क्रिप्टिव भी। आपका जो पेपर है वो आता है लगभग 118 मार्क्स का, 1118 118 मार्क्स का, जिसमें से आपको 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, जिसमें आपकी बाइफरकेशन क्या है, 30 मार्क्स के तो आपके एमसीक्यूज आ जाते हैं। जो आपके एमसीक्यूज है, मैं थोड़ा सा आपको यहां लिख के नीचे बताता हूं कि 30 मार्क्स का, देखो एमसीक्यूज की जो वेटेज है वो आपकी 30 मार्क्स है, और जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है वो आपके एग्जाम में 88 मार्क्स का आता है। इस 88 में से आपको 70 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। इस 88 में से आपको 70 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। किस तरीके से होता है एमसीक्यू जी? एमसीक्यू की अगर मैं बात करूं तो आपके पास केस स्टडी आती है, केस स्टडी आएंगी। हर एक केस स्टडी आपकी 8 मार्क्स की होगी, 4 एमसीक्यूज होंगे, दो दो नंबर के, 8 मार्क्स की केस स्टडीज होगी। और ऐसे आपकी 3 केस स्टडी आएंगी, तो 24 मार्क्स के तो ये हो गए। और उसके बाद आपके 3 आपके एमसीक्यूज आएंगे 2 2 मार्क्स के, 3 क्वेश्चन आएंगे आपके 2 2 मार्क्स के, तो 6 ये हो गए। ऐसा भी हो सकता है कि केस स्टडी क्या नाम है, केस स्टडी आपकी 3 की जगह पर 2 आ जाए और बाकी आपके डिस्क्रिप्टिव मतलब 2 2 नंबर के एमसीक्यूज आ जाए। कैसा भी हो सकता है, अभी तक जो हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 70 मार्क्स ये थोड़ा सा फिक्स्ड है। इसमें क्या रहता है, आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है, हर एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का होता है कंपलसरी। इसमें एक बार तो इंस्टीट्यूट ने मई में तो 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज करा, इन्होंने पूछा 5+5+4। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 3, देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 2 3 हो गया, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। ठीक है, ये आपके 2 3 4 इनमें 14 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं। अमेलगमेशन हो गया, कंसोलिडेशन हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज हो गया, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो गया, 14 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। इसमें 10+4 भी आ सकता है, जैसे 10 नंबर का एक क्वेश्चन आ गया, एक 4 नंबर का आ गया। इसमें 7+7 भी बन सकता है कि भाई एएस आ गया या कोई प्रैक्टिकल आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी इस तरीके से आप इंक्लूड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको चॉइस मिल जाती है, इसमें आपके 5+5+ नहीं, इसमें रहता है आपका एक तो 6 नंबर का ब्रांच हो गया, एक तो 6 नंबर का ब्रांच हो गया, उसके बाद आपका रहेगा 4+4, दो 4 4 नंबर के क्वेश्चन और एक 6 नंबर का क्वेश्चन। एक जो 4 नंबर का क्वेश्चन है इसमें आपको और दो पार्ट्स गिवन रहेंगे, दोनों एएस के क्वेश्चन होंगे, दोनों में से कोई भी एक आपको अटेम्प्ट करना है। ये एक पेपर पैटर्न है, मोस्टली बच्चों को ये पेपर पैटर्न पता ही होगा, नहीं पता होगा तो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, मैं पेपर पैटर्न पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, मैं आपको एबीसी बताऊंगा। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें अगर बात करूं तो मई 24 में 4 नंबर का डिस्क्रिप्टिव आया था सिर्फ, एमसीक्यू अभी मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है मई 24 की, अगर आपके पास हो तो आप मेरे को बता सकते हो। सितंबर 24 2 नंबर का तो एमसीक्यू आया और 14 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव आ गया। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका एक ठीक ठाक सा लेवल का चैप्टर है। उसके बाद आपका आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो की अगर बात करी जाए तो कैश फ्लो 7 नंबर का डिस्क्रिप्टिव आया मई 24 में, सितंबर में 6 नंबर के तो एमसीक्यू आ गए, 7 नंबर का डिस्क्रिप्टिव आ गया, यानी कि 13 मार्क्स का आ गया। तो ये चैप्टर मैं एक अच्छी कैटेगरी में डाल सकता हूं कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर बायबैक, बायबैक जहां तक मुझे लग रहा है कि मई 24 में एमसीक्यूज आए थे 6 नंबर के, किसी बच्चे ने मेरे को बताया था, मेरे को थोड़ा सा याद है। सितंबर में एमसीक्यू नहीं आया, एक 7 नंबर का क्वेश्चन आ गया, इस बार मुझे लगता है एमसीक्यूज आ सकते हैं। अमेलगमेशन 14 मार्क्स का क्वेश्चन दोनों टाइम में आया है, तो इस बार भी आएगा, ये पूछा ही जाता है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन
मई में 14 मार्क्स का क्वेश्चन था, सितंबर में 2 मार्क्स के एमसीक्यूज और 4 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव था। इस बार मुझे लगता है कि इंटरनल से बड़ा क्वेश्चन आने की चांस है। अभी मैं आपको बता दूंगा कि आपके लिए एबीसी कैटेगरी क्या है। ब्रांच दोनों टाइम में 6-6 नंबर का क्वेश्चन नंबर 6 में आया है। ब्रांच एक बड़ा टॉपिक है लेकिन वेटेज कम है, बट कोई बात नहीं, आप उसको करना। कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन में 3 एएस कवर होते हैं, एएस 21, 23 और 27। अच्छा, कैश फ्लो में एक एएस 3 कवर होता है आपका, और अमेलगमेशन में एएस 14 कवर होता है आपका। कंसोलिडेशन की बात करी जाए तो एएस 21, 23 और 27 आपके कवर होते हैं। ये आपका हमेशा 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, फुल फ्लेज, इस बार भी आएगा, आता ही आता है। एएस 1 दोनों में से किसी अटेम्प्ट में नहीं आया, इस बार मुझे थोड़ा सा एक कैटेगरी में मैंने डाला है, ऐसे मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। एएस 2 मई 24 में एक 7 नंबर का क्वेश्चन आया था, और सितंबर में 2 नंबर का एमसीक्यू आया था, 4 नंबर का क्वेश्चन आया था, तो ये 6-7 नंबर की वेटेज रख रहा है। एएस 4529 मई में आया ही नहीं, सितंबर में एक 4 नंबर के, वो भी 2-2 नंबर के 2 एमसीक्यूज आए थे, तो मे भी इस बार आ जाए, बाकी देखते हैं। एएस 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट है, मई 24 में 7 नंबर का क्वेश्चन आया था, सितंबर में नहीं आया, इस बार मुझे थोड़े से चांस लग रहे हैं। एएस 9 की बात करें तो मई 24 में शायद इसमें से एमसीक्यू था, शायद, आई एम नॉट श्योर। सितंबर में एमसीक्यू आया 2 नंबर का, ठीक है, आप देख रहे हो, पेपर पैटर्न देखते चले जाना। उसके बाद एएस 10 पीपीई मई 24 में, आई थिंक इसमें केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू था, तो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू होगा तो मैं कह सकता हूं कि 6 नंबर तक का हो सकता है, बाकी देखते हैं क्या था। और सितंबर 24 में आपका 2 नंबर का एमसीक्यू ही आया, इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। एएस 11 नहीं आया, इस बार मुझे लग रहा है। एएस 12 नहीं आया अभी तक किसी बार, इस बार मुझे लग रहा है। एएस 13 मई में नहीं आया था, लेकिन सितंबर में 2 और 4 6 नंबर का आया, 2 नंबर का एमसीक्यू आया, 4 नंबर का क्वेश्चन आया। इस बार मुझे 6 to 7 मार्क्स में भी इसका क्वेश्चन बन सकता है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का, जिसमें आपसे वो पूरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाने को बोल सकता है, तो 7 मार्क्स तक में भी आ सकता है। बाकी देखो, पेपर पैटर्न कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, इंस्टीट्यूट कभी भी पेपर पैटर्न को चेंज कर देता है। हाँ, ये नहीं चेंज करेगा कि 30 नंबर के एमसीक्यूज हैं, बाकी कोई भी क्वेश्चन कुछ कहीं से भी पूछा सकता है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ 100% सिलेबस ही करना चाहिए। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए, ऑलवेज डू 100% सिलेबस। सेलेक्टिव होके जाओगे तो नंबर भी सिलेक्टिव भी मिलेंगे, लेकिन स्टिल लेंथी सिलेबस है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि पहले क्या करें, फिर क्या करें, फिर क्या करें, करना पूरा है, करना पूरा है, ठीक है, लेकिन एक आपको एक स्टार्ट मिल जाता है कि हम कैसे रिवाइज करें। एएस 15 इंप्लॉय बेनिफिट मई में नहीं आया था, लेकिन सितंबर में 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ लिया था इन्होंने। एएस 16 बोरिंग कॉस्ट, ये आपका डिस्क्रिप्टिव में मई में आया था 7 मार्क्स तक का, और सितंबर में सिर्फ 2 मार्क्स का एमसीक्यू पूछा। 17 का अभी तक नहीं आया, इस बार मुझे लग रहा है 17 में एमसीक्यू तो पूछा जा ही सकता है सेगमेंट का। एएस 18 रिलेटेड पार्टी में सितंबर में 2 नंबर का एमसीक्यू था। एएस 19 लीजेस में डिस्क्रिप्टिव में मई में 4 नंबर का क्वेश्चन था, और सितंबर में 2 नंबर का एमसीक्यू था। ईपीएस ईपीएस मई में 4 नंबर का क्वेश्चन था, और सितंबर में 2 नंबर का एमसीक्यू था। देन यू हैव एएस 22 डेफर्ड टैक्स वाला, इसमें आपका मई में तो नहीं था, सितंबर में 5 नंबर का क्वेश्चन था। एएस 24 अभी तक नहीं आया, एएस 25 नहीं आया, एएस 26 लास्ट अटेम्प्ट में आ गया था इंटेंजिबल एसेट्स का 4 नंबर का क्वेश्चन, और एएस 28 इंपेयरमेंट अभी तक नहीं आया, लेकिन इस बार मुझे लगता है इंपेयरमेंट का क्वेश्चन आ सकता है। इंपेयरमेंट मुझे इस बार इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो ये आपका अभी तक जो हुआ है एग्जाम, मैंने आपको दोनों बता दिया कि भी एमसीक्यू कितना है सितंबर में और मई में। देखो मई में तो एमसीक्यू की डिटेल अवेलेबल नहीं है, तो मैंने कुछ नहीं बताया आपको, डिस्क्रिप्टिव का पता है, आप इसको टोटल करके देख लेना, 88 मार्क्स बन रहे हैं। 88 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पोर्शन और 30 नंबर के एमसीक्यू है। सितंबर में एमसीक्यू की भी हमें वेटेज पता लगी है, तो थोड़ा इससे हमें आइडिया मिल सकता है। नाउ मेन मसाला है यहां पर, दिस इज मेन पार्ट ऑफ द वीडियो, एबीसी कैटेगरी। कि सर कई बार बच्चा ये पूछता है कि आप मुझे ये बता दो सर, पहले क्या करूं, फिर क्या करूं, फिर क्या करूं, क्योंकि इतना सारा सिलेबस है, मैं ये नहीं डिसाइड कर पा रहा कि पहले किसको रिवाइज करूं, फिर किसको करूं। तो ये मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं, ध्यान से आप इस वीडियो को सुनना। देखो जी, एबीसी कैटेगरी, अगर आप मुझसे पूछोगे ए मींस वो कैटेगरी है जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, टाइम भी कम लगेगा पढ़ने में। तो पहले मैंने ए कैटेगरी को डाला, जिसमें मैंने एक बहुत आसान सा चैप्टर चूज किया और इंपॉर्टेंट चैप्टर चूज किया, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। शुरुआत हमेशा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से ही किया करो, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है, आसान है, कॉन्फिडेंस देता है आपको, ठीक है। तो इंटरनल सबसे पहले रिवाइज करना है, फिर उठाना है आपको बड़ा चैप्टर अमेलगमेशन, ठीक है। अमेलगमेशन बहुत ही ज्यादा आसान है, मुश्किल मत बोलना इसे, आसान है। अमेलगमेशन इज इजी बट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। फिर आप उठाना कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन में 21, 23, 27 तीनों कर लेना। देखो ये 3 चैप्टर अमेलगमेशन, कंसोलिडेशन दोनों ही लंबे हैं और दोनों ही इंपॉर्टेंट है।
ए कैटेगरी की जो अगर मैं बात करता हूं तो ए कैटेगरी लगभग आपके एग्जाम में लगभग नहीं तो 60 मार्क्स तक कवर कर लेगी। ए कैटेगरी 60 मार्क्स तक कवर करेगी। 60 मार्क्स के लिए आप देखो तीन टॉपिक है, इंटरनल, अमेलगमेशन, कंसोलिडेशन, और कुछ मैंने एएस डाले हैं। एएस 11 जो मुझे लग रहा है इस बार आ सकता है फॉरेक्स वाला, एएस 16 बोरिंग कॉस्ट, 12 गवर्नमेंट ग्रांट, 7 हो गया आपका कंस्ट्रक्शन, 13 इन्वेस्टमेंट, 19 लीजेस, 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, 20 ईपीएस और 28 इंपेयरमेंट। ये अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 स्टैंडर्ड्स अगर आप कर लेते हो और ये 4 चैप्टर अगर आप कर लेते हो, 60 मार्क्स आप बड़ी आराम से, मिनिमम बता रहा हूं ये मिनिमम है, 60 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, आराम से आपके 60 मार्क्स आपको इन्हीं में से मिल जाएंगे। तो पहले इसको कवर कर लो, सबसे पहले रिवीजन करो इसको, क्योंकि अब आपका रिवीजन का टाइम है तो आपको सबसे पहले इसे रिवीजन करना है। रिवीजन प्लान क्या रहेगा अभी मैं आपको पूरा बताऊंगा, वीडियो थोड़ी लंबी जरूर जाएगी लेकिन आपको पूरी वीडियो देखनी है, भागना मत बीच में से। फिर आगे आपका बी कैटेगरी। देखो बी कैटेगरी में क्या आता है, बी कैटेगरी की अगर मैं बात करूंगा तो आपके एग्जाम में लगभग 40 मार्क्स तक कवर करेंगे। बी कैटेगरी के टॉपिक लगभग 40 मार्क्स हैं। इसमें एक पकड़ा मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3, बायबैक आसान सा चैप्टर है, फिर आपका शेड्यूल 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी शेड्यूल 3, ठीक है, और कुछ मैंने एएस डाले, AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, AS2 हो गया आपका इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन मैंने इस बार थोड़ा बी में डाल दिया है क्योंकि पिछली दोनों टाइम से आ रहा है तो और भी बहुत कुछ है इंस्टीट्यूट के पास पूछने के लिए। AS10 PPE, 17 हो गया आपका सेगमेंट रिपोर्टिंग और 18 हो गया आपका रिलेटेड पार्टी। इसमें AS आसान आसान छोटे छोटे से थियोरेटिकल एएस है 40 मार्क्स। और जो सी कैटेगरी आती है, सी कैटेगरी लगभग 18 से 20 नंबर, 15 से 20, 18 से 20 नंबर की सी कैटेगरी है, जिसमें आपका एक तो ब्रांच अकाउंट हो गया जो आपका 6 नंबर का क्वेश्चन पका है। देखो ब्रांच एक बहुत बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत भी आती है, मुश्किल लगता है बच्चों को, मुश्किल है नहीं लेकिन ठीक है, बिल्कुल लीग से हटके चैप्टर है ना, तो ये ब्रांच थोड़ा सा मुश्किल लगता है। इसमें अगर आप सोच रहे हो कि सर ब्रांच में कुछ ऐसा बता दो कि जो मैं कर लूं, तो मैं आपको दो टॉपिक बता देता हूं। डिपेंडेंट ब्रांच का टॉपिक कर लो जिसमें आपका स्टॉक एंड डेटर्स मेथड होता है आपका, और एक आप फॉरेन ब्रांच कर लो, फॉरेन ब्रांच कर लो। इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से करके जाओ। अगर ब्रांच में आप सोच रहे हो ना कि सर कुछ मेन चीज बता दो, तो डिपेंडेंट ब्रांच, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड वाला, और एक आपका फॉरेन ब्रांच का टॉपिक, इसको अच्छे से करके जाओ, इस पे कोई कमी मत छोड़ना। हाई चांस रहते हैं एग्जाम में इसी में से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी जो रेजिडुअल एएस है, AS 15 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया, 22 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 29 हो गया, ये सब थियोरेटिकल एएस है, ये मैंने यहाँ पर डाल दी सी कैटेगरी में। तो सी कैटेगरी में भी आपको 18 to 21 ये मिनिमम है। देखो मुझे अगर आप मुझसे मतलब अगर मैं थोड़ा सा इसको वेरिएशन करना भी चाहूँ तो यहाँ देख लेना 60 है, मुझे 70 तक भी लग सकता है, ये 40 है, मुझे ये 50 तक भी लग सकता है, और हो सकता है यहाँ पर आपका 10-12 नंबर तक की टॉपिक रह जाए, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरिएशन हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द एग्जामिनर कि कैसा पेपर सेट होता है, ठीक है। तो अब कंफ्यूज नहीं होना कि पहले क्या करूं पहले क्या करूं, ये तरीका, ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो, एग्जाम तक इसे ध्यान रखना। ये पीडीएफ मैं आपको भी शेयर करूंगा, टेलीग्राम में मिल जाएगी, टेलीग्राम वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम पे चले जाना, नहीं मिलता तो टेलीग्राम पे जाकर VJC ग्लोबल CA सर्च करना, आपको टेलीग्राम चैनल दिखेगा, उसमें पीडीएफ डाल दूंगा मैं भी, ठीक है। तो ये आपको हमेशा जब भी रिवीजन करो ना तो यही तरीका आपको फॉलो करना चाहिए, यही तरीका आपको फॉलो करना है। क्लियर है, जल्दी बताओ यहां तक क्लियर है, ओके, बने हुए वीडियो तक, हाँ जी सुन रहे हो ना, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आता है बहुत ही बढ़िया चीज, रिवीजन प्लान, रिवीजन स्ट्रेटजी, मास्टर रिवीजन स्ट्रेटजी बोल रहा हूं मैं से, मास्टर रिवीजन स्ट्रेटजी। ये रिवीजन स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करते हो तो मैं एडवांस अकाउंट में आपको 80+ दिलवा दूंगा, 80+ आपके कहीं नहीं गए, 80+ आप आराम से ले आओगे, ठीक है। आपको शुरुआत करनी है, आज हो गया 15 नवंबर, 16 नवंबर कल से शुरुआत करनी है, कल से शुरुआत करनी है, और आपको एडवांस अकाउंट्स उठानी है, पहली रिवीजन उठानी है, देखो फर्स्ट रिवीजन उठानी है, जिसको मैं थोड़ा डिटेल रिवीजन बोलूंगा। अगर आप देखो अभी तक एक रिवीजन कर चुके ऑलरेडी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे लिए अब यहां से दोबारा एक रिवीजन शुरू होगी, और 25 नवंबर तक लेके जाना है। 16 नवंबर हो गया, 25 नवंबर तक खत्म करना है। अब देखो 25 नवंबर तक आप कैसे कर सकते हो, डेली या तो 3 से 4 घंटे दे दो। कुछ बच्चे होते हैं कि भाई 3 ही सब्जेक्ट है, सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तो डेली तीनों पढ़ना प्रेफर करते हैं। कुछ बच्चे हैं तो ये सोचते हैं कि सर मैं एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ूंगा, ये एक दिन में एक ही पढ़ूंगा। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, 16 से अगर आप 25 तक जाओगे तो आपके पास 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 लगभग 10 दिन है, 10 दिन है। तो 10 दिन तक अगर आप 3 से 4 घंटे एडवांस अकाउंट्स पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर अगर आप सोचते हो सर मेरे को तो एक 6 दिन में 7-7 घंटे डेली पढ़ना है,
मुझे 6 दिन एडवांस अकाउंट्स पढ़नी है, 7 घंटे डेली पढ़ूंगा और साथ में कोई और सब्जेक्ट भी पढ़ता रहूंगा, वो भी तरीका ठीक है। कोई बच्चा कहता है कि सर मैं एक दिन में 12 घंटे पढ़ूंगा, एक दिन में 12 घंटे पढ़ूंगा, 4 दिन में रिवीजन कर सकता हूं, वो भी ठीक है। ये सब आपके ऊपर है, ये सब आपका कस्टमाइज है। मैं आपकी जगह पर होता तो मैं ऐसे करता, मैं 16 से 25 तक डेली 3 से 4 घंटे एडवांस अकाउंट्स को पढ़ लेता, या फिर दूसरा ऑप्शन चूज करता। मैं एक दिन में एक ही सब्जेक्ट को लेके नहीं बैठ सकता, मुझे थोड़ी दिक्कत होती थी। तो मैं अब मेरे टाइम पे तो एक ग्रुप में 4-4 सब्जेक्ट होते थे, तो सिलेबस और भी ज्यादा होता था। अब क्या हो गया, 3-3 सब्जेक्ट है, तो आप एक दिन में तीनों सब्जेक्ट को टाइम भी दे सकते हो, ठीक है। तो आप डेली 3 से 4 घंटे एडवांस अकाउंट्स को दे सकते हो, 25 नवंबर तक करो। अब पहली रिवीजन में आपको करना क्या है, ध्यान रहे, कुछ करो या ना करो, 100% कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ना है। कॉन्सेप्ट इज द की टू सक्सेस, ये ध्यान रखना। ये जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, पेन पेपर लेकर बैठना, लिखना जरूरी से। 100% आपको कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है, फंडे पूरे क्लियर होने चाहिए, पहला पॉइंट। आपको हर एक क्वेश्चन को देखना है, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। कहां से भाई, अगर आपने मुझसे क्लासेस ली है या जहां से भी आपने क्लास लिया, उनकी बुक होगी आपके पास, तो वो बुक देखो, आरटीबी देखो, पीवाईक्यू देखो। जैन 25 का आरटीबी भी आ गया तो आरटीबी देख सकते हो आप। पास्ट एग्जाम 2 अटेम्प्ट के एग्जाम हो गए, वो भी देख सकते हो आप। मॉक टेस्ट वगैरह भी देख सकते हो। मॉक टेस्ट में इतने अच्छे क्वेश्चन नहीं होते, आरटीबी और पास्ट एग्जाम क्वेश्चन ज्यादा अच्छे होते हैं। और आईसीआई का स्टडी मैट देख लो, अगर आपने जहां से क्लासेस लिया तो मैं मान के चलता हूं उन्होंने स्टडी मैट कवर कर ही रखा होगा, तो आपको दोबारा अलग से देखने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल अगर आप चाहो, अगर आपने कोई क्लास नहीं है, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आप स्टडी मैट ले लो, तो आप स्टडी मैट से देखो। लेकिन एक एक क्वेश्चन देखना है। मैं सॉल्व करने की बात नहीं कर रहा, क्योंकि अब टाइम इतना नहीं है कि आप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, लेकिन एक एक क्वेश्चन देखना जरूर है, देखना जरूर है। और देखने के साथ साथ आपको 2-3 क्वेश्चन फॉर्मेट के साथ प्रॉपर फॉलो करने हैं, 2-3 क्वेश्चन फॉर्मेट के साथ प्रॉपर फॉलो करने हैं। टाइम ड्यूरेशन बना लेना, टाइम ड्यूरेशन लगा लेना, टाइम ड्यूरेशन लगा लेना। कोई भी क्वेश्चन उठा रहे हो, देखो स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो बच्चों के एग्जाम पेपर छूट जाते हैं, पेपर लेंदी आएगा ही आएगा। अब पेपर छूट जाता है, तो आपको जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, आप टाइमर लगा दो। टाइमर कैसे आप लगाओगे, मैं आपको एक रूल बता देता हूं। रूल क्या है कि फॉर 1 मार्क यू हैव 1.5 मिनट्स, ये ध्यान रखना। कोई भी एक नंबर का क्वेश्चन है तो आपके पास हर एक नंबर के लिए 1.5 मिनट है। ऐसा करोगे तो आपका 150 मिनट में पूरा पेपर पूरा हो जाएगा, फिर भी आपके पास 30 मिनट्स बचेंगे। मैं चाहता हूं कि 3 घंटे का पूरा एग्जैक्ट टाइम ना लगा के, मैं कोशिश करूंगा 2.5 घंटे में ही पेपर पूरा करने की, ठीक है। अगर मैं 2.5 घंटे सोच के बैठूंगा तो मैं 3 घंटे में जाकर दूंगा। अगर आप 3 घंटे के हिसाब से टाइम लगाओगे तो आपका पेपर 3 घंटे में पूरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पर प्रेशर अलग रहेगा। घर पे तरीका, घर पे थोड़ा रिलैक्स होते हो, लेकिन वहां प्रेशर रहता है, वहां प्रेशर रहता है, तो प्रेशर में टाइम ज्यादा लगता है, ये ध्यान रखना। तो हर एक नंबर के लिए 1.5 मिनट है, तो आपको इसी स्पीड में प्रैक्टिस करनी है। मतलब अगर आप एक कोई 14 मार्क्स का क्वेश्चन उठा के बैठे हो, तो आपको 14 मार्क्स के लिए आपके पास लगभग 21 मिनट बैठ रहे हैं। ये 14 मार्क्स के हिसाब से आपका 21 मिनट बैठते हैं, तो मैं 21 मिनट को एवरेज आउट करके बोल सकता हूं 20 से 25 मिनट में आपको पूरा करना है क्वेश्चन। अगर आप कोई 10 मार्क्स का उठा रहे हो तो 10 मार्क्स के लिए आपके 15 मिनट है, 15 टू 16 मिनट में पूरा कर लो। अगर आप कोई 5 नंबर का एएस का क्वेश्चन उठा रहे हो, 7-8 मिनट में करो। हर एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर, मतलब हर एक क्वेश्चन को देखना है, और आपको आपको कम से कम 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करके देखने हैं टाइम फ्रेम के अंदर अंदर। पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो वो भी फॉर्मेट के साथ, एएस के क्वेश्चन को भी फॉर्मेट के साथ देखना है। एएस में बच्चे थोड़ा सा कमी रहती है बच्चों की एएस में, क्यों? क्योंकि आंसर लिखते नहीं हो आप लोग, तो लिखना है प्रॉपर फॉर्मेट के साथ। प्रॉपर लिखोगे, आपको एएस का नाम नंबर, जिस भी ए प्रोविजन से क्वेश्चन है वो प्रोविजन एक्सप्लेन करना है, क्वेश्चन का फैक्ट एक्सप्लेन करना है, और कंक्लूजन एक्सप्लेन करना है। 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, एएस का प्रोविजन, फैक्ट ऑफ द केस, फैक्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड कंक्लूजन। ये 3 पार्ट्स में आपका आंसर जाना चाहिए एएस का। इज इट क्लियर? ये पहली रिवीजन है, इसमें आपको टाइम लगेगा, इसमें आप अच्छे से रिवीजन कर रहे हो, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, 2-3 दिन का गैप दे देना। मैं 2-3 दिन का गैप इसलिए दिया, थोड़ा मार्जिन दे दिया, क्योंकि और भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे होंगे। सेकंड रिवीजन आपकी, इसको फास्ट रिवीजन है। 28 नवंबर के आसपास मैं आपको टाइम दे रहा हूं, 5 दिसंबर तक आपको टाइम दे रहा हूं। अगेन वही 3 से 4 घंटा पर डे। फिर दोबारा आप एडवांस अकाउंट्स उठा लोगे 28 नवंबर से 5 दिसंबर। ये सेकंड रिवीजन है। इसमें क्या करोगे, इसमें थोड़ा आपकी स्पीड तेज हो जाएगी, इसमें आप वही 100% कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। अब जो आपने पहली रिवीजन करी है ना, ध्यान रखना, पहली रिवीजन में आप ना कुछ ना क्वेश्चंस को मार्क कर लेना, जो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा दिक्कत दे रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पहली रिवीजन में एक एक क्वेश्चन को देखना है, तो आपको क्वेश्चन को मार्क करना है। जो क्वेश्चन आपको दिक्कत देता है आपको उनको मार्क करना है। और सेकंड रिवीजन में जब आप आओगे तो आपको वो सिलेक्टेड क्वेश्चन को, चाहे वो बुक हो, आरटीपी, पीवाईक्यू, आईसीएस स्टडी मैट, आपको सिर्फ वो सिलेक्टेड क्वेश्चन ही देखने हैं। और चाहो तो आप 1-2 क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, कर लोगे तो बेटर रहेगा। 1 या 2 क्वेश्चन को कर लो, ज्यादा मत करो। 1 या 2 क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देख सकते हो, जो ट्रिकी वाले क्वेश्चन है।
मान लो पहली रिवीजन में आपके एक चैप्टर में लेट से 20 क्वेश्चंस हैं, तो आपने 20 क्वेश्चंस को ऑडिट कर लिया, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करे, लेकिन 20 के 20 आपने देख लिए, 20 में से आपने 5 सेलेक्ट कर लिए कि ये 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरे को दिक्कत क्रिएट कर रहे थे, तो वही 5 क्वेश्चन आप सेकंड रिवीजन में आकर देखोगे, उन 5 में से एक या दो क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, डिपेंडिंग ऑन योर प्रैक्टिस कि आपको कितनी डिफिकल्टी आ रही है, आप सॉल्व करके देखो। सेकंड रिवीजन में भी आप सॉल्व करो। देखो टाइम कम भी नहीं है, ज्यादा भी नहीं है। अगर करना चाहोगे तो आपके पास टाइम की कमी नहीं है कुछ, लेकिन अगर वेस्ट करोगे तो आप ये सोचोगे टाइम बहुत है, टाइम बहुत है, टाइम बहुत कम है। ठीक है, वो हमारी माइंड सेट के ऊपर होता है, हम इसको पॉजिटिव वे में लेंगे, नेगेटिव वे में लेंगे। ठीक है, ओके। नाउ थर्ड रिवीजन। अब थर्ड रिवीजन 5 दिसंबर तक आपका ये काम हो गया, 2 रिवीजन होगी। अब 5 दिसंबर के बाद आपको क्या करनी है, मैराथन देखनी है। मैं एक मैराथन लेके आऊंगा यूट्यूब पे। यूट्यूब पे आपको 5 दिसंबर के आसपास, 5 दिसंबर के बाद आपको यूट्यूब पे एक मैराथन मिलेगी, एग्जाम से लगभग एक सवा महीना पहले, 40 डेज के आसपास पहले। तो वो मैराथन आपको देखनी है। मैराथन अभी देखो मैं बनाऊंगा तो पता लगेगा, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 3 से 4 दिन चलेगी, 6 घंटा पर डे। तो आप ऐसे आप मैराथन से भी एक रिवीजन आपका हो जाएगा। मैराथन के नोट्स भी आपको मिलेंगे, और उसमें मैं आरटीपी, अपना पीवाईक्यू वगैरह, और दोनों आरटीपी वगैरह जो भी कंटेंट मेरे पास अवेलेबल होगा वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम रिवीजन मैराथन से भी एक रिवीजन निकाल सकते हैं। रिवीजन मैराथन होगी, 2 रिवीजन आप खुद कर चुके। उसके बाद 10 दिसंबर के बाद एक सुपर फास्ट रिवीजन उठाओगे, लास्ट है 10 दिसंबर के बाद सुपर फास्ट रिवीजन। देखो अगर आप मैराथन तक ही कंफर्टेबल हो गए हो, कॉन्फिडेंट हो गए हो, तो आपको सुपर फास्ट की हो सकता है नीड ना भी हो। लेकिन अगर आपको दिक्कत है, अगर आप कहते हो कि नहीं मेरे को और थोड़ी सी रिवीजन करनी है, तो 10 दिसंबर के बाद 2 या 3 दिन दे देना, 2 या 3 दिन दे देना, पूरे दिन सिर्फ अकाउंट्स पढ़नी है। तो 3 दिन में आपको पूरा अकाउंट्स रिवाइज करना है कि मैं कैसे एग्जाम, देखो कहते हैं ना एग्जाम में जो बैठोगे आप, एग्जाम में बैठोगे तो एग्जाम से भी 3 दिन पहले आपको उठाना है, 4 दिन पहले उठाना है आपको। तो उसकी एक प्रैक्टिस आपको पहले ही कर लेनी है कि 10, 11, 12, 13 कि 4 दिन में मेरे को पूरा एडवांस अकाउंट्स रिवाइज करना है। वो रिवाइज करने के बाद फिर आप 1 या 2 मॉक टेस्ट भी दो। जब ये रिवीजन कर लोगे ना, मैं लिखना भूल गया, इसके बाद आफ्टर दैट कम से कम 2 मॉक टेस्ट जरूर देना। 10 दिसंबर से जब आप रिवीजन कर लोगे तो आप, मैं मोटा मोटा मान के चलता हूं कि 15 दिसंबर के बाद आपको 2 मॉक टेस्ट जरूर देने हैं। ध्यान रखना 15 दिसंबर के बाद आपको सिर्फ मॉक टेस्ट पे ही ध्यान देना चाहिए हर सब्जेक्ट पे। तो 2 मॉक टेस्ट जरूर आप एग्जाम से पहले लिख के जाना, फिर देखना आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहां से कहां पहुंच जाएगा। समझ में आ रहा है? थोड़ा प्रैक्टिकल लग रहा है प्लान? ठीक है। ये सब करने के बाद तो आपके तो सर मजे आ गए, इतना कुछ कर लिया। उसके बाद 7 जनवरी, अब 11 तारीख को आपका एग्जाम है, तो 7, 8, 9, 10 लास्ट के 4 दिन सिर्फ और सिर्फ आपको अकाउंट्स पढ़नी है, जिसका मैं प्लान आपको बाद में शेयर करूंगा। लास्ट टाइम रिवीजन स्ट्रेटजी, लास्ट मोमेंट टिप्स करके एक प्लान होती है, एक वीडियो मैं हर बार बनाता हूं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि लास्ट में हमें कैसे इसको प्लान आउट करना है, कैसे इसकी रिवीजन प्लानिंग करनी है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये मेरी तरफ से एक स्ट्रेटजी थी। देखो स्ट्रेटजी कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती, आप लोग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ते ही हो, स्ट्रेटजी लगा के देखनी पड़ती है। स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है, आप थोड़ा सा आप इसे कस्टमाइज करो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, फिर उसे अप्लाई करो, अप्लाई करने के बाद आप उसे इवैल्यूएट करो, और फिर उसे अगर आपको रिवाइज करने की जरूरत हो तो रिवाइज भी कर सकते हो। स्ट्रेटजी कैन नेवर बी परफेक्ट, प्लान कैन नेवर बी परफेक्ट, लेकिन उसे एग्जीक्यूट जरूर करना चाहिए एक बार। जब हम प्लान तो बहुत सारे बनाते हैं, स्ट्रेटजी तो बहुत सारी बनाते हैं, हम उसको लगा के नहीं देखेंगे, लगा के नहीं देखोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। फिर आपको लगा के देखना पड़ेगा, प्लान अप्लाई करके देखना पड़ेगा। ठीक है, खुशी खुशी तैयारी करनी है, स्ट्रेस परेशानी में नहीं रहना, खुशी खुशी तैयारी करो, भगवान पे भरोसा रखो, सब बहुत अच्छा होगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ठीक है जी, ये एबीसी भी मैंने आपको पूरा बता दिया, ये एबीसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब दोबारा बोल रहा हूं, एबीसी का मतलब ये नहीं है कि सी वाले छोड़ दिए, नहीं, देखो सी में ब्रांच है, ब्रांच हर बार आता है क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि सी, ये एक प्रायोरिटी है कि पहले ये कर लो, फिर वो कर लो, फिर वो कर लो, कि भाई पहले ऐसे टॉपिक कर लो जो आसान है, वेटेज भी ज्यादा है, उसको कर लो, फिर उसके बाद आप बी में आ जाओ, फिर सी में आ जाओ। आप थोड़ा सा अगर आप मॉडिफाई करना चाहो, अगर आपको लगता है कि सर अमेलगमेशन कंसोलिडेशन दोनों आपने ए में डाल दिए, तो आप एक काम कर सकते हो, आप यहां पर कंसोलिडेशन को इससे कैश फ्लो से रिप्लेस कर सकते हो अगर आप चाहो तो। अगर आपको लगता है कि नहीं कंसोलिडेशन और अमेलगमेशन दोनों करूंगा तो मेरे हैवी हो जाएगा, तो आप एक काम कर सकते हो, आप कंसोलिडेशन की बजाय कैश फ्लो डाल सकते हो ऊपर, तो थोड़ा सा वेटेज आपकी कम हो जाएगी। लेकिन आप कंसोलिडेशन को फिर सेकंड वाले बी कैटेगरी में डाल देना, बाकी बी में है नहीं, वो है वो ए कैटेगरी का टॉपिक, लेकिन ये है कि आपको एक कहते हैं ना वो मिल जाएगा, सेकंड स्लॉट में मिल जाएगा। ये कैटेगरी की जगह मैं लॉट बोल सकता हूँ कि पहला लॉट, दूसरा लॉट और तीसरा लॉट।
ठीक है जी, चलिए फिर ये मेरी तरफ से कुछ गाइडेंस थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कर दिया करो, वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और जल्दी हम चैनल पे आपके लिए मैराथन वैराथन लेके आऊंगा। जो भी मुझसे कंटेंट डल पाएगा मैं सब कंटेंट डालूंगा आपके लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।